विद्योभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम चैप्टर मोशन को आगे बढ़ाने वाले हैं एंड आज हम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से 1 से लेके 3 मार्क तक का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है वो करने वाले हैं, विच इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब ग्राफ्स क्यों पढ़ते हैं? ग्राफ्स एक कन्वीनियंट मेथड है किसी भी चीज या वेरिएबल या इवेंट को रिप्रेजेंट करने का। आप जब क्रिकेट मैचेस देखते हैं तो उसमें भी रन रेट को एक वर्टिकल बार ग्राफ से रिप्रेजेंट किया होता है। सिमिलरली हम यहाँ मोशन में वेरिएबल्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको हम आज ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब लाइन ग्राफ क्या होता है? लाइन ग्राफ जनरली हम 10th में लीनियर इक्वेशंस में यूज करते हैं। ये क्या होता है? ये दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, हम लाइन ग्राफ को यूज करने वाले हैं टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और लाइन ग्राफ क्या दिखाएगा? लाइन ग्राफ दिखाएगा एक फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी। किसकी डिपेंडेंस दिखाएगा? हम या तो डिस्टेंस की डिपेंडेंस देखेंगे या हम वेलोसिटी की डिपेंडेंस देखेंगे। और किस पे देखेंगे? हम उसकी डिपेंडेंस देखेंगे ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम टाइम बोलेंगे। तो मैंने क्या बोला? हम फर्स्ट चीज मैंने बोली कि हम लाइन ग्राफ्स को यूज करने वाले हैं। लाइन ग्राफ्स को यूज करने वाले हैं। क्या दिखाने के लिए हम लाइन ग्राफ्स को यूज करेंगे? हम दिखाएंगे कि कैसे एक फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि डिस्टेंस या वेलोसिटी एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो कि टाइम उस पे डिपेंड कर रही है, कैसे उसके साथ वेरी कर रही है, क्या उनका उसके साथ का रिलेशनशिप है। सो इससे हम दो ग्राफ्स पढ़ेंगे। कौन से दो ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसे एसटी ग्राफ भी कहते हैं क्योंकि डिस्टेंस में का सिंबल जो है वो एस है और टाइम का टी। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसीलिए हम उसको vt ग्राफ भी कहते हैं। तो ये तो था चैप्टर में जो आज हम करने वाले हैं उसका एक क्विक इंट्रोडक्शन। आइए अब मैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे ले चलती हूँ बहुत ही डिटेल में। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जिसे एसटी ग्राफ भी बोला जाता है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या शो कर रहा है? ये शो करता है एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद टाइम कैसे चेंज हो रही है। क्या शो करता है? कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद टाइम कैसे चेंज हो रही है। ये शो करते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हम एक लाइन ग्राफ को यूज कर रहे हैं और दो एक्सिस होती है x और y। x पे हम क्या शो करेंगे? x पे हम टाइम को शो करेंगे और y एक्सिस पे हम शो करेंगे डिस्टेंस को। मैंने क्या बोला कि हम x एक्सिस पे शो करेंगे टाइम और y एक्सिस पे शो करेंगे डिस्टेंस। अभी मैं आपको 3 केसेस समझाने वाली हूँ। अभी मैं आपको कितने केसेस? 3 केसेस समझाने वाली हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। सबसे पहला यूनिफॉर्म मोशन या स्पीड। कौन सा? यूनिफॉर्म मोशन या स्पीड। आपको मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो सबसे पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये समझाया था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब भी एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में उसको यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। हर पॉइंट पे जब आप स्पीड निकाल रहे थे तो हर पॉइंट पे स्पीड सेम आ रही थी, इसीलिए उसको यूनिफॉर्म स्पीड भी कहा जाता है। इस केस में अगर जो मैंने फर्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स लिए थे अगर मैं उन्हें यहाँ पे प्लॉट करूं टेकिंग टाइम ऑन x एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑन y एक्सिस, नॉर्मली जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को, मैथ्स के चैप्टर 3 में आपने समझा होगा क्लास 9th में। तो जब मैं प्लॉट करूंगी तो मेरे पास एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जिसे लीनियर ग्राफ भी कहा जाता है। मेरे पास एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जिसे लीनियर ग्राफ भी कहा जाता है।
यही ग्राफ होगा मेरा यूनिफॉर्म मोशन या स्पीड का। और अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूं, इसका मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इस केस में जो ग्राफ मेरे पास आएगा वो होगा मेरा एक नॉन लीनियर ग्राफ। क्या आएगा? नॉन लीनियर ग्राफ। इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। अगर मैं बात करूं, ऐसे भी हो सकता है या मे बी ऐसे भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, मैंने आपको बताया था कि रेस्ट मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी पॉइंट पे है, वो मूव नहीं कर रहा है, टाइम चेंज हुए जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। उस केस में जो मेरा ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस कॉन्स्टेंटली सेम है। मतलब 5 मीटर जो था वो 5 मीटर ही ट्रैवल किया हुआ है, वो बढ़ नहीं रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट अभी रुका हुआ है। इसीलिए जो लाइन बनती है मेरी ग्राफ की वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये तो हमने किए 3 केसेस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या शो कर सकता है? आप इससे क्या कंक्लूजन या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड इन्फर करते हैं। हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड इन्फर करते हैं, जिसको हम v से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अगर मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट A पॉइंट से स्टार्ट हुआ और वो B पॉइंट पे आ गया। अगर मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट A पॉइंट से स्टार्ट होकर B पॉइंट पे आ गया, तो उसकी स्पीड क्या रही होगी? बहुत सिंपल सा एक प्रोसीजर है जो आपकी बुक में भी मेंशन है और पेपर्स में कई बार 1 to 2 मार्क्स में स्पीड निकालने के लिए पूछ लिया जाता है। कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में भी है। कैसे होगा ये? बहुत सिंपल सी चीज है। मैंने कुछ नहीं करना, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू y एक्सिस बॉटम तक। B पॉइंट से स्ट्रेट लाइन एक मैंने निकाली पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली A पॉइंट से भी एक स्ट्रेट लाइन मैंने नीचे बना दी विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। फिर आपने पॉइंट A से एक लाइन शुरू करनी है एंड पैरेलल टू x एक्सिस उसको ड्रॉ करना है यहां तक। ये आ गया मेरा पॉइंट C। तो आप देख सकते हो मेरे पास एक ट्रायंगल आ गया विच इज ABC। कौन सा ट्रायंगल आ गया? ABC। मैंने कुछ नहीं किया, बहुत छोटा सा प्रोसीजर था। प्रोसीजर क्या था? मैंने स्ट्रेट लाइंस नीचे तक ड्रॉ की और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया फ्रॉम पॉइंट A। तो एक ट्रायंगल मैंने ऑब्टेन किया जिसका नाम था ट्रायंगल ABC। आपको कुछ नहीं करना, डिस्टेंस देखना है उसने कितना ट्रैवल किया। मैं बोल रही हूँ आपने डिस्टेंस देखना है उसने कितना ट्रैवल किया। अब वो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। इस लाइन को यहाँ एक्सटेंड कर दीजिए, इस लाइन को भी यहाँ पे एक्सटेंड कर दीजिए। अब ये इसको नाम दे देती हूँ मैं S1, इसको नाम दे देती हूँ मैं S2, इसको दे देती हूँ S1 की पॉइंट A ने जो ऑब्जेक्ट A था पहले उसने S1 पे था और अब वो B पर आके S2 पे आ गया। डिस्टेंस को S से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन दोनों पॉइंट्स को जब A ने S1 ट्रैवल किया, लेट्स से वो T1 टाइम में ट्रैवल किया, और जब वो B तक पहुंचा, लेट्स से वो T2 टाइम तक पहुंचा। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपने पॉइंट्स को लेबल किया S1, S2, T1, T2। अब मुझे इस AB की स्पीड निकालनी है, मुझे A से B तक की स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें पता है, फर्स्ट वीडियो में हमने ये देखा कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया A से B तक? बहुत आसान है, ये निकालना है। तो S2 माइनस S1 क्या होगा? S2 माइनस S1। और कितना टाइम चेंज आया? T2 माइनस T1। तो आपका ये आ जाएगा T2 माइनस T1, आपका ये आ जाएगा।
और जब ये आ गया तो इसी के बराबर तो ये AC है, क्योंकि ये पैरेलल है तो इसी के बराबर तो ये AC है। तो मेरे पास क्या आ गया, टोटल जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया था और टोटल जो टाइम ट्रैवल किया था, मैंने जब उसको डिवाइड किया तो मेरा आ जाएगा पॉइंट A से B तक की स्पीड। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकाल सकते हो बहुत आसान तरीके से। अब हम आगे चलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स पे। अब जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो वो क्या शो करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो करता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी में कैसी वेरिएशंस आ रही हैं विद टाइम। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो विद टाइम उसकी वेलोसिटी में क्या क्या वेरिएशंस आ रही हैं। इसमें 4 इंपॉर्टेंट केसेस की मैं बात करूंगी जो आपके पेपर में 1 से 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, उससे आप क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हो, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी पार्ट है आपके इस चैप्टर का और हॉट्स में पूछा जाता है। फर्स्ट केस की बात करूं तो मैं बोल रही हूं यूनिफॉर्म मोशन। क्लियरली यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे बार बार जो स्पीड या वेलोसिटी आएगी वो सेम आएगी। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो क्या एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन 0 होगी। तो ये हो गया 0 एक्सेलरेशन का केस कि वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। And when velocity is not changing with time, तो ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू x एक्सिस। जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम शो किया था, इन ग्राफ्स में x एक्सिस में टाइम शो होगा पर y एक्सिस में अब मैं वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करूंगी। y एक्सिस में मैं अब वेलोसिटी शो करूंगी और x एक्सिस में शो करूंगी मैं टाइम। अब मैंने क्या बताया आपको कि फर्स्ट केस में वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही, स्पीड तो किसी भी मोमेंट पे चेंज नहीं हो रही बिकॉज इट्स यूनिफॉर्म मोशन। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट्स नॉट चेंजिंग विद टाइम, सो इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेरी सिंपल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, अगर मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रही हूँ, माई वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट एट अ कांस्टेंट रेट विद टाइम, so it will be a linear graph, it will be a straight line, it will be a linear graph. Moving on, non-uniform acceleration, velocity बढ़ तो रही है या कम हो रही है लेकिन at नॉन यूनिफॉर्म रेट्स, मतलब बहुत ही उबड़ खाबड़, कभी ज्यादा वेलोसिटी में चेंज आ रहा है कभी कम आ रहा है, कुछ यूनिफॉर्म रेट से वो नहीं चेंज हो रही, इक्वल चेंजेस नहीं आ रहे, अनइक्वल चेंजेस आ रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट मेरा ये जो ग्राफ बनेगा बहुत ही ऊपर नीचे बनेगा, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी कुछ, मतलब इसका कोई फिक्स शेप नहीं होने वाला। अगर लास्ट केस विच इज रिटार्डेशन की बात करती हूँ, अगर आपने सेकेंड वीडियो जो कि एक्सेलरेशन पे है वो देखी है तो आपको पता होगा कि रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये कब होता है, जब मेरी फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो कम होती है और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। मैंने क्या बोला, जब मेरी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है और फाइनल कम है, तो मतलब ये जो ग्राफ है ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है, डाउनवर्ड स्लोपिंग नीचे गिरता हुआ फॉलिंग ग्राफ है, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है बट धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जा रही है। एज अ रिजल्ट हर केस में जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा, जिसको रिटार्डेशन भी कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि इस ग्राफ से, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इससे मैं क्या इन्फ्रेंस निकालूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो मैंने स्पीड निकाल लिया। अच्छा, एक और बात, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड है, अगर मैं डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट डाल दूं वहां पे, तो स्पीड की जगह मेरी वेलोसिटी आ जाती है।
अब इस केस में मैं पूछ रही हूँ मैं VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या इन्फरेंस निकालूं, क्या सीखूंगी मैं इससे, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। हमने फर्स्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, अगर मैं इस ग्राफ में, फर्स्ट ग्राफ में कोई भी दो पॉइंट्स ले लूं, लेट्स से ये रहा मेरा पॉइंट ए, ये रहा मेरा पॉइंट बी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं, ये वेलोसिटी शो कर रहा है और ये टाइम शो कर रहा है। अगर मैंने वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैंने वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि मुझे मिलेगा अपना डिस्प्लेसमेंट। तो ये ग्राफ जो है, अगर मैं कोई भी ग्राफ बना रही हूं तो उसके नीचे का जो पोर्शन होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। क्या शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट। वन मार्कर, मार्क इट, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल, कि VT ग्राफ में लाइन के नीचे का एरिया, ग्राफ के नीचे का एरिया क्या शो करता है? इट शोज डिस्प्लेसमेंट। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एरिया क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अगर मैं ये इस रेक्टेंगल की बात कर रही हूँ तो एरिया कैसे निकल जाएगा रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेथ। एंड V इंटू टी क्या होगा? V इंटू टी क्या होगा? S, which is displacement। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट। काफी डिफरेंट ग्राफ्स में काफी डिफरेंट तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं। जैसे इसमें तो क्लियरली ये वाला पोर्शन ले लेंगे लेंथ, और ये वाला ले लेंगे ब्रेथ, और आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैंने बोला आपको इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, लेट्स से पॉइंट है A एंड B, तो ये रहा मेरा वो पोर्शन जो आपने निकालना है एरिया का। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका है, मैंने यहाँ से उसको डिवाइड कर दिया। तो आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। तो जब आप इन दोनों का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, तब आपको अपना एरिया मिल जाएगा जो कि होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो अगर किन्हीं भी दो पॉइंट्स की मैंने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो मुझे उसके नीचे का एरिया निकालना होगा। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर है। आगे वाली वीडियोस में जब हम न्यूमेरिकली इन चीज़ों को करेंगे तो और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। You'll enjoy doing the questions and you'll have no problem in it. You will actually enjoy physics, which is more important for us. कि आपको वो सब्जेक्ट को enjoy कराना rather than only learning or grasping the concepts. Thank you and a very good day. Thank you for watching till end. Do like the video if you've understood. Put your doubts in the comment section. I'll be very happy to help you. Thank you.